हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द CSCT स्टूडेंट्स जो अभी नवंबर एग्जाम में पास हो गए। ठीक है, प्रमोशन हो गया उनका और अब वो CS एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं। ठीक है, तो CS एग्जीक्यूटिव के लिए मैं आपको गाइड करने आया हूँ। सारी बातें मैं आपको एक जगह पे बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरा देखें, आखिरी तक देखें, अच्छे से देखें और वही लोग देखें जिनका CSCT नवंबर 23 में पास हुआ है। ठीक है, उन्हीं के लिए स्पेसिफिक वीडियो है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले वीडियो लाइक कर देना, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन और मेरे सजेशंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं कि सर आपको रजिस्ट्रेशन कब कराना है, उसके क्या डेट्स हैं, उसकी क्या फीस है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको करना होता है जिसको आप ODOP कहोगे, तो वो कब करना है, कैसे करना है। प्री एग्जाम का एक नया कंसेप्ट अब आपको करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव में, जो ये ET में नहीं था। तो आपको प्री एग्जाम देना होता है CS एग्जीक्यूटिव में, न्यू सिलेबस, और फिर एग्जाम फॉर्म्स आपको अलग से भरने पड़ते हैं। CSCT में आपको अगर पता होगा कि रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म एक ही होता है, रजिस्ट्रेशन कम एग्जाम फॉर्म होता है, दोनों एक साथ हो जाता है, एक साथ आप सब कर लेते हो, पर यहाँ पे अलग अलग होता है। रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है और एग्जाम के 2 महीना पहले अलग से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, दोनों की फीस अलग अलग है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या डेट्स होते हैं और क्या फीस आपको भरनी होती है, और फिर एडमिट कार्ड्स कब आते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉड डिस्कशंस इस पे होंगे, सब्जेक्ट्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, पासिंग क्राइटेरिया के बारे में, पासिंग रिजल्ट कितना नॉर्मली रहता है या कितना टफ ये आपको जाने वाला है, इसको हम कंपेयर भी करेंगे कि CSET के मुकाबले कितना टफ ये जाने वाला है। ठीक है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सजेशंस मैं आपको दूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है कि सर एग्जीक्यूटिव में टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। तो टोटल आपके न्यू सिलेबस में 7 सब्जेक्ट्स हैं, डिवाइडेड इनटू 2 मॉड्यूल्स। ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, जिसमें डिवाइड करके रखे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट्स हैं और सेकेंड मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब सबसे जो चेंज हुआ है हाल ही में न्यू सिलेबस में वो है कि 20 मार्क्स के आपको MCQ रहेंगे और 80 मार्क का रिटर्न पेपर रहेगा। 80-20 का रूल आ गया है, तो 80 मार्क्स रिटर्न पेपर होगा, 20 मार्क्स का MCQ रहने वाला है। ठीक है, MCQ मतलब थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉपर थोड़े एक्सप्लेनेटरी रहेंगे, उतने आसान नहीं रहने वाले हैं जितने नॉर्मल MCQ आपने जो सुना होगा या जो ET का भी पेपर आपने MCQ दिया हुआ है उस लेवल का इजी पेपर, इजी MCQ नहीं आने वाला है, थोड़ा टेक्निकल रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट्स के नाम है, कुछ खास आपको समझ में आएगा नहीं, बट नाम सुने सुनाए लगने चाहिए आपको आगे चल के, तो एटलीस्ट नाम आप देख लीजिए। मॉड्यूल 1 में पहला है आपका JIGL, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। सेकेंड है आपका कंपनी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, उसको प्रॉपर डिवाइड किया गया है। फिर थर्ड है सेटिंग अप और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, और फोर्थ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिफ्थ है मॉड्यूल 2 का पहला पेपर है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, और सिक्स्थ पेपर है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और सेवेंथ है टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप के टैक्सेस आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा चेंज जो अभी आपको महसूस होगा वो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। CSCT में इतने सब्जेक्ट्स नहीं थे। ठीक है, यहाँ 7 फुल सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क के 7 सब्जेक्ट हैं, 700 मार्क्स का टोटल आपका ही CS एग्जीक्यूटिव रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। सबसे बड़ा फीलिंग डिफरेंस जो आप फील करोगे यहाँ पे आके वो है वास्ट सिलेबस, काफ़ी ज़्यादा वास्ट होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे एक मॉड्यूल का, अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे तो इट इज़ बिटवीन 600 टू इवन 1000 पेज। ठीक है, 600 पेज से लेके 1000 पेजेस तक आपके मॉड्यूल हैं एक एक सब्जेक्ट के। इतना मतलब सिलेबस आपका वास्ट है, इतना एक्सपेक्टेशन है इंस्टीट्यूट का आपसे। इवन बियॉन्ड मॉड्यूल भी इंस्टीट्यूट कह चुका है सर्कुलर के थ्रू कि आपको मॉड्यूल के भी बियॉन्ड, स्टडी मटेरियल के भी बियॉन्ड पढ़ना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स, केस स्टडीज, बहुत सारे जो कंपनी सेक्रेटरी के जर्नल निकालता है ICSI, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। मतलब आपका सिलेबस नेवर एंडिंग रहने वाला है, बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आप यही फेस करोगे कि यार सिलेबस बहुत वास्ट है,
तो कहीं ना कहीं टाइम कम पड़ेगा, टाइम कम महसूस होगा कि टाइम बहुत कम है, कैसे करेंगे। तो आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं है। जो भी बंदा स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ाई करेगा, सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करेगा, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेगा, उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप एक कैजुअल अप्रोच से यहाँ पे आए हो, कैजुअल वे में आप CS कोर्स को लेने आए हो, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी और आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे कि भाई मैं क्या करूं, डायलेमा में फंस जाओगे कि यार मैं इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे करूं, क्योंकि आपने टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया होगा इसीलिए। ठीक है, तो आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट करने से पूरा मतलब रायता फैल जाएगा और आप फिर उसको समेट नहीं पाओगे। ठीक है, मतलब अटेम्प्ट आपका निकल जाएगा। और पास होना यहाँ पे इतना आसान नहीं है। पासिंग परसेंट की मैं बात करूं तो EET में आपको पता ही है 60-70% का पासिंग परसेंटेज होता है। 100 में से 60 to 70 स्टूडेंट्स पास होते हैं, इतना हाई परसेंटेज है CSET का। ऑब्वियसली क्योंकि MCQ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, घर बैठ के आपको देना है, डिफिकल्टी लेवल उतनी नहीं है और सिलेबस में भी इतना कुछ खास है नहीं, बहुत सिंपल सिलेबस है आपका। तो यहाँ सबसे बड़ा जो शिफ्ट है, सिलेबस वास्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट्स 7 हो जाएंगे, सबका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, सब पेपर्स रिटन है, कोई भी पूरा पेपर MCQ नहीं है, सारे पेपर्स रिटन है। 80 मार्क्स के रिटन है, 20 मार्क्स के MCQ है, एक्सेप्ट पेपर नंबर 4 जो CAFM नाम से है, वो 100 मार्क्स का पूरा रिटन पेपर है, उसमें MCQ भी नहीं है। आए ख्याल में? तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत हाई लेवल की पढ़ाई आप करने वाले हो, वॉल्यूम वाइज भी बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करने वाले हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, माइंडसेट में चेंज लाना पड़ेगा, एफर्ट्स में चेंज लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा टाइम मतलब आपको चेंज लाना पड़ेगा। जो भी बच्चे चेंज कर लेंगे वो आराम से एग्जीक्यूटिव पास कर सकते हैं। जो बच्चे चेंज नहीं करेंगे या चेंज लाने में, अपने आप को चेंज करने में बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे, वो उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो ये आपका ओवरऑल एक ब्रेकअप है, पैटर्न है। फिर है मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। एक सब्जेक्ट है मेरा मॉड्यूल 1 में विच इज़ पेपर 4 CAFM, जो पूरा का पूरा रिटन पेपर है, उसमें एक भी MCQ नहीं आने वाला है। और ये एक प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर है मतलब सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें आते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है पूरा। और फिर मॉड्यूल 2 में है आपका लॉ बेस्ड सब्जेक्ट CMSL, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ। तो ये पूरा लॉ पेपर है, इसमें 80 मार्क्स का आपका रिटन है, 20 मार्क्स के MCQ आएंगे। क्लियर है क्या? 2 सब्जेक्ट में मैं डील करता हूं। और मेरे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, CAFM मेरी हाल ही में रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई है, फ्रेश लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। ये पूरा सब्जेक्ट जो है ये लॉ सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट्स, चेंजेस वगैरह ज़्यादा आते नहीं हैं, क्योंकि ये लॉ सब्जेक्ट है ही नहीं। लॉ ही नहीं है तो चेंज क्यों होगा? ये सब कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें हल्के फुल्के क्लैरिफिकेशंस या कुछ 2-4 टॉपिक्स नए ऐड हो जाते हैं, चेंजेस कुछ भी नहीं होते। ठीक है, तो फ्रेशली रिकॉर्डेड 225 आवर्स का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है विथ फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वाइड कवरेज। आपका इस सब्जेक्ट में कवरेज का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत चीज़ें इसमें हैं। अगर आप चीज़ें कवर नहीं करोगे तो पेपर कभी भी आपका बाउंसर जा सकता है, काफ़ी चीज़ें पेपर में आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो कवरेज बहुत ज़्यादा क्रूशल है और इसीलिए मैंने बहुत ही वाइड कवरेज के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं लेक्चर बायस को देता हूँ। ठीक है, तो एक फुल प्रिपरेशन आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हो जाएगी। नीडलेस टू से डाउट सॉल्विंग बहुत ज़्यादा मैं क्विक देता हूँ। डेली बेसिस पे 24 आवर्स के अंदर मैं डेली आपके डाउट सॉल्व करूँगा, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अब CMSL की मैं पहली बार फ्रेश रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ फॉर जून 24 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स। जो भी बच्चे जून 24 या ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मैं फ्रेश रिकॉर्ड कर रहा हूँ। CAFM मैंने कुछ महीने पहले चालू किया था और अभी हाल ही में मेरी कंप्लीट हुई है। और CMSL अब मैं जनवरी से स्टार्ट करने वाला हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से फ्रेश बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ, जो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में डेली बेसिस पे गूगल ड्राइव पे आपको मिलेगा। तकरीबन 3-3.5 महीने मेरा ये बैच चलेगा, तो मिड अप्रैल तक आपका सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा और जून में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, लॉ बेस्ड पेपर है, डेप्थ उतनी नहीं है जितनी CAFM की है। इसमें
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी पेपर ही है मोस्टली, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 160 आवर्स तक 170 आवर्स तक ये जाएगा इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, ठीक है। तो ध्यान रखिए जनवरी से फ्रेश बैच मेरा चालू हो रहा है, ठीक है, आप वेट कर सकते हैं। चलो अब आते हैं वापस, पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया देखो, एक तो नॉर्मल है जैसे ईईटी में रहता है, हर पेपर में मॉड्यूल के अंदर हर पेपर में 40 मार्क्स इंडिविजुअल पासिंग होती है, सब में आपको इंडिविजुअली 40 सब में मिनिमम चाहिए, एक में भी आपके 40 से कम आ गए तो आपका ग्रुप पूरा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है इंडिविजुअल पासिंग, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स इंडिविजुअली स्कोर करना है। और एक और पासिंग होती है एग्रीगेट पासिंग, मतलब ग्रुप आपका तभी पास होगा जब पूरे ग्रुप को एग्रीगेट टोटलिटी में 50% आपको मार्क्स मिलेंगे तो अगर मैं मॉड्यूल 1 की बात करूं, मॉड्यूल 1 में 4 पेपर है, मतलब 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है, तो 400 में से 50% यानी कि 200 मार्क्स चारों सब्जेक्ट मिला के आपको मिलने चाहिए। सब में 40 भी होने चाहिए और सब मिला के मिनिमम 200 मार्क्स भी होने चाहिए मॉड्यूल 1 में, तब जाके आपका वो पूरा मॉड्यूल पास माना जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये आप ग्रुप वाइज भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों ग्रुप मिला के भी अप्लाई कर सकते हो। तो मॉड्यूल 1 में एग्रीगेट आपको 400 में से 200 मार्क्स चाहिए, मॉड्यूल 2 में 3 ही पेपर है, 300 मार्क्स का ही पेपर होगा, उसका 50% आप निकालोगे तो 150 मार्क्स आएगा। तो तीनों में इंडिविजुअली 40 आपको लगेंगे एंड तीनों मिला के आपको 150 मार्क्स मॉड्यूल 2 में स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका मॉड्यूल 2 पास होगा। क्लियर है क्या? तो ये होता है पासिंग। अब इसमें एक कंसेप्ट होता है एग्जम्पशन का। एग्जम्पशन का एक कंसेप्ट होता है, इसमें 2 रूल होते हैं। मैं पहला वाला जो फेमस है वो बता देता हूं, सेकंड वाला उतना आपको अभी नहीं समझेगा क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। अभी आप बच्चे हो, अभी आप धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ोगे, सिचुएशंस पढ़ोगे तो आपको आदत हो जाएगी। अभी एकदम से मैं बताऊंगा तो आपको वैसे भी ख्याल में नहीं आएगा। तो बेसिक रूल क्या होता है एग्जम्पशन का? जो फर्स्ट रूल होता है वो है, कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको तभी एग्जम्पशन मिलेगा जब आपको उसमें 60 एंड अबव है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 60 एंड अबव है और उस ग्रुप के जो रिमेनिंग पेपर्स हैं उनमें सब में 25 से अगर आपको ज्यादा है इंडिविजुअली। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे मॉड्यूल 1 में अगर CAFM में एग्जम्पशन चाहिए तो मेरा स्कोर कैसा होना चाहिए? CAFM में 60 और अबव होने चाहिए और बचे हुए तीनों सब्जेक्ट्स में भी तीनों में इंडिविजुअली कम से कम 25 सब में मुझे मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो ही मेरा CAFM सब्जेक्ट एग्जम्प्ट होगा जिसमें मुझे 60 एंड अबव है। मतलब सिर्फ 60 एंड अबव से काम नहीं चलता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में भी सब में 25 होने चाहिए, तब जाके 60 एंड अबव जहां आपको मिले हैं वो सब्जेक्ट आपका एग्जम्प्ट रहता है। क्लियर है क्या? अब एग्जम्पशन की वैलिडिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है। CS कोर्स में एग्जम्पशन एक बार आपने अर्न कर लिया तो वो लैप्स नहीं होता जब तक आप खुद होके सरेंडर ना करो। आप खुद होके सरेंडर कर सकते हो बट वैलिडिटी हमेशा के लिए रहती है, ऑटोमेटिक वो कैरी फॉरवर्ड होते जाता है। आपको एग्जम्पशन क्लेम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप एलिजिबल हो ऑटोमेटिक वो क्लेम होके आपको एग्जाम फॉर्म भरते वक्त दिख जाता है। ठीक है, तो 60 मार्क्स वाला ये रूल अभी आप याद करो। एक और रूल है जो अभी मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, सेपरेट वीडियो आपको मैं बाद में बता दूंगा जब आप बड़े हो जाओगे। ठीक है, तो 2 रूल ऐसे होते हैं, तो सब्जेक्ट एग्जाम भी हो जाता है। क्लियर है क्या? पासिंग आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन डेट्स। ठीक है, जो भी बच्चे अभी पास हुए हैं उनका पहला एलिजिबल जो एग्जाम वो अपीयर कर सकते हैं वो है जून 24। दिसंबर 23 जो भी आने वाला है वो आप नहीं अपीयर कर सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट एलिजिबल अटेम्प्ट जो आपको मिलेगा दैट इज जून 24 एग्जामिनेशंस, और उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन का डेट है, पहला डेट जो आता है वो है 30 नवंबर, अप टू 30 नवंबर, यानी अब भी कुछ ही दिन आपके पास है। ये डेट से एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है, रजिस्ट्रेशन की डेट से एग्जाम की एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है कि आप कौन से ग्रुप्स अपीयर कर सकते हो, कौन से मॉड्यूल्स अपीयर कर सकते हो। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी 30 नवंबर तक ऑन और बिफोर 30 नवंबर आप रजिस्टर कर जाते हो ICSI के पास CS एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए, तो आप जून 24 में बोथ ग्रुप्स यानी बोथ मॉड्यूल्स के लिए अपीयर कर सकते हो। आप एलिजिबल हो, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप सिंगल भी दे सकते हो, बोथ भी दे सकते हो।
बोथ का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है। और अगर आप 30 नवंबर तक रजिस्टर नहीं करवाते हो, उसके बाद जो डेट आती है वो होती है 31 जनवरी। रजिस्ट्रेशन एक ही बार करवाना है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, डेट के हिसाब से हो रहा है। तो जो बच्चे 30 नवंबर के पहले रजिस्टर हो गए, बात खत्म हो गई। जो 30 नवंबर तक नहीं करवा पाए हैं, उनकी डेट होती है नेक्स्ट 31 जनवरी 2024। उस डेट तक अगर आप रजिस्टर कर जाते हो तो जून 24 में सिंगल मॉड्यूल आप अपीयर कर सकते हो। मतलब जो 30 नवंबर के बाद रजिस्टर करेंगे वो बोथ ग्रुप दे ही नहीं पाएंगे जून 24 में। क्लियर है क्या? ये डेट्स जून 24 की है। जून 24 एग्जाम्स में बोथ ग्रुप देना है तो आपको 30 नवंबर उसके या उसके पहले आपको रजिस्टर करना है। और अगर आपको सिंगल मॉड्यूल ही देना है जून 24 में, कोई दिक्कत नहीं, आप 31 जैन 2024 तक रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप वाइज ये होता है। अब ये एग्जाम का है, समझ रहे हो? सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, ये क्या है? ये एग्जाम का है, एलिजिबिलिटी है एग्जाम की। रजिस्ट्रेशन जो आप कर रहे हो वो हमेशा पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स का होता है। रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज नहीं होता, एग्जाम आप ग्रुप वाइज दे सकते हो। क्लियर है क्या? तो फर्क करना, रजिस्ट्रेशन आप पूरा कर रहे हो, बोथ मॉड्यूल का एक साथ पूरा फीस एक साथ आपको भरना पड़ता है। उस डेट से बस ये डिसाइड होता है कि आप एग्जाम फॉर्म किसका भरोगे। एग्जाम फॉर्म सिंगल बोथ ग्रुप का फॉर्म भरने का आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। चलो, फिर फीस आपको लगती है, अगर आप सीएसईटी के थ्रू आए हो तो 10,100 रुपीज आपको लगेगा। जो ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं उनका अलग फीस होता है, क्योंकि ये ईटी के लिए ही वीडियो है, मैं ईटी वालों के हिसाब से बता रहा हूं। 10,100 आपको लगेंगे, जिसके अंदर ओडीओपी के 600 इंक्लूडेड है, प्री एग्जाम का 1,000 रुपीज भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसमें ओडीओपी और प्री एग्जाम का भी फीस इंक्लूडेड है। इसके अलावा बस आपको एक ही अमाउंट भरना होता है आईसीएसआई में, वो है एग्जाम फॉर्म का फीस, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फॉर्म का फीस, ये दो फीस आपको आईसीएसआई में भरना होता है। क्लियर है? तो इसमें प्री एग्जाम और ओडीओपी दोनों ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 10,100 अभी आपको लगेगा। फिर एक नया कंसेप्ट है ओडीओपी, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको पता ही है कि इंट्रोडक्शन के हिसाब से होता है, आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोर्स के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स, कोर्स के बारे में जो मैं भी बता रहा हूँ ये सारी बातें बताई जाएंगी। सीएस क्या करता है, सीएस प्रोफेशन क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ है, आईसीएसआई क्या है, आईसीएसआई क्या करता है, काउंसिल क्या होता है, बहुत सारे बेसिक आपको बताए जाएंगे कोर्स के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कोर्स के बारे में, और वो क्या काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल होता है कंपनी सेक्रेटरी का, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंफॉर्मेशनल ये होता है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होती है, बस आपको 1 डे 6 घंटे का रहता है, आपको 6-7 घंटे वहां बैठ के उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, खत्म, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट जो भी आपका आईसीएसआई का ब्रांच होता है वहां जाके आप ये कर सकते हो। इसका पूरा एक लिस्ट भी रिलीज होता है, 3 मंथ्स का आईसीएसआई पैन इंडिया लेवल पे सारे ब्रांचेस का शेड्यूल रिलीज करती है। तो आपको वहां ढूंढना पड़ता है कि आपके नियरेस्ट ब्रांच में कौन कौन से डेट्स पे ओडीओपी होने वाला है, बस आपको जाके वहां अटेंड करना है, क्योंकि फीस तो आपकी ऑलरेडी भरी हुई है, आपको सिर्फ अपना नाम वहां रजिस्टर कराना है कि हाँ आप आने वाले हो, बस नाम रजिस्टर करना है, उस दिन पहुंच जाना है, ड्रेस कोड वगैरह भी होता है वो सब आपको बता दिया जाएगा, बस उस दिन जाके अटेंड करना है और आपको वापस आते वक्त एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्लियर है क्या? फिर आते हैं प्री एग्जाम के कंसेप्ट पे। नाम में ही पूरा मीनिंग है, प्री एग्जाम, प्री मतलब पहले, मतलब मेन एग्जाम के पहले आपको एक प्री एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये एग्जाम पूरा अलग ही एग्जाम है, मेन एग्जाम जो मैंने बताया वो पूरा अलग है, प्री एग्जाम जो मैंने बताया वो पूरा अलग है। प्री एग्जाम मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूँ तो बस एक फॉर्मेलिटी है, उससे ऊपर इसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इसमें कुछ है नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी है। आपको ऑनलाइन एक एग्ज़ाम देना है, प्री एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जैसे आपने ईटी का दिया, ईटी में फिर भी कोई बैठा था आपको देख रहा था, कोई रिमोट प्रॉक्टर मोड में होता है ईटी, यहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं, खुलेआम आप चीटिंग कर सकते हो, बुक खोल के पढ़ सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो, बस एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। घर बैठ के आपको बस एक एग्जाम पास करना है, प्री एग्जाम, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, पूरा का पूरा प्री एग्जाम पेपर एमसीक्यू होता है, लेकिन विथ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है। सब में आपको बस इंडिविजुअली पास होना है 40 मार्क्स। प्री एग्जाम में एग्रीगेट पासिंग अप्लाई नहीं होती है, प्री एग्जाम में सिर्फ इंडिविजुअली 40 मार्क्स आपको लाने हैं,
पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू रहेगा विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। और ऐसा नहीं है कि बस ये एक ही बार देनी है, एक ही बार में पास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये हर रोज आप दे सकते हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं फॉर्मेलिटी है। हर रोज आपको एग्जाम देना है, आप चीटिंग भी कर सकते हो, तो इसमें कुछ वर्थ नहीं है, मतलब कुछ नॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है, कुछ इसमें वैल्यू एडिशन कुछ भी नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी स्टार्ट हुई है, वो चल रही है, ठीक है। तो ये आपको लेकिन पास करना जरूरी है। इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि ये मैंडेटरी है। अगर ये पास नहीं हुई तो आप मेन एग्जाम नहीं दे पाओगे। ओडीओपी का भी यही है, मैंडेटरी है दोनों। अभी इसीलिए ही इनका नाम लिया जाता है क्योंकि मैंडेटरी है। फायदा कुछ खास होता नहीं है, कुछ खास फायदा नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये सब अभी इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एग्जाम फॉर्म की जब डेट आती है उस वक्त आपको ये फटाफट दे के पास करनी होती है। अभी जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव में जब अभी आए हो, अभी इतना प्री एग्जाम का इंपॉर्टेंस नहीं है। 2-3 महीने 4 महीने जब आपको हो जाएंगे उसके बाद ये आपको देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब अभी टाइम है, इसके बारे में आप आराम से जान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये इसी सिलेबस पे है जो मेन एग्जाम है, जो मेन एग्जाम का फुल सिलेबस होता है उसी सिलेबस पे ये प्री एग्जाम है। सेम सिलेबस है, सिर्फ एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा विद नेगेटिव मार्किंग, और सिर्फ इंडिविजुअली 40 मार्क्स आपको स्कोर करने, खत्म, ठीक है। और इसकी फीस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका एक अलग वेबसाइट होता है, वो सब मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। एक अलग वेबसाइट है इंस्टीट्यूट की, वहां पे लॉगिन करके आपको एग्जाम्स देने होते हैं। आप हर रोज एग्जाम दे सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। चलो, अब आते हैं, जैसे आप रजिस्टर कर जाओगे, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट करोगे, मॉड्यूल्स आते हैं इसके, प्रॉपर फिजिकल मॉड्यूल्स आते हैं आपके घर पे। तकरीबन 1 महीना लग जाता है, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन स्टडी मटेरियल अवेलेबिलिटी। इंस्टीट्यूट 2 महीने तक भी ले लेता है, मिनिमम 1 महीना लगेगा। 1 महीने से पहले पूछना भी नहीं कि सर आए नहीं। 1 महीना मिनिमम लगता है क्योंकि पैन इंडिया लेवल पे है। 1 से लेकर 2 मंथ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे आप रजिस्टर करते हो वहां से 1 मंथ से लेकर 2 मंथ के अंदर आपके घर पे मॉड्यूल्स आ जाएंगे इंस्टीट्यूट के, और उसकी फीस भी रजिस्ट्रेशन फीस में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब जब आप रजिस्टर कर जाओगे, मॉड्यूल्स आ जाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर लोगे, साइड बाय साइड ओडीओपी कर लोगे, प्री एग्जाम दे दोगे, उसके बाद आपको आता है एग्जाम फॉर्म। बिना एग्जाम फॉर्म भरे आप एग्जाम नहीं दे सकते, एज सिंपल एज दैट। तो एग्जाम फॉर्म आपको सेपरेटली भरना होता है। वो स्टार्ट होगा 26 फरवरी से। 26 फरवरी 2024 से वो विंडो स्टार्ट होगी, और 2 डेट्स होती हैं। एक होती है विदाउट लेट फी, एक आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि चलो विथ लेट फी आप भर दो। तो विदाउट लेट फी आप 25 मार्च तक भर सकते हो, और विथ लेट फी आप 9 अप्रैल तक फॉर्म फाइल कर सकते हो। 9 अप्रैल की डेट अगर आपकी निकल गई, उसके बाद एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपका अटेम्प्ट निकल गया, ठीक है। तो ध्यान देना है। और फीस होती है, सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो 1200 रुपीज, बोथ दे रहे हो तो 2400 रुपीज, ठीक है। ये एक और एडिशनल फी है जो आपको आईसीएसएम में भरनी है अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। तो ये एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना होता है। ये आपका इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में ही आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, जैसे ही आप रजिस्टर करते हो आपको इंस्टेंट एक ईमेल और एसएमएस आ जाता है। स्मैश पोर्टल उसको कहते हैं, आईसीएसआई का एक वेबसाइट है स्मैश पोर्टल, उस पर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिल जाता है। उसी लॉगिन में आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं, और उसी में एग्जाम फॉर्म का भरने का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। ओडीओपी के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, प्री एग्जाम के बारे में भी आ जाएगा, और एग्जाम फॉर्म की जब डेट सामने आती है उस वक्त भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बात की हैं, अभी इसका इतना आपको ध्यान नहीं देना है, पर आपको पता होना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा सवाल है जो हर बच्चे के मन में है, वो है सर अभी तकरीबन आई थिंक 6 महीने हैं, राउंड फिगर 6 महीने हैं, तो हम सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें सीएस एग्जीक्यूटिव के इन जून 24 एग्जाम्स। अब कुछ बच्चे होंगे जो दिसंबर 24 सोच रहे हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, बोथ ग्रुप ही देना है। जो भी बच्चे दिसंबर 24 प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने कम भी है बहुत, आप चर्चा करोगे, टीचर्स से पूछोगे, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो काफ़ी बच्चे बिकॉज ऑफ सम रीजंस और प्री प्लान्ड है उनका कि चलो मैं डायरेक्ट पहले दिसंबर 24 दूंगा, मुझे 1 साल चाहिए,
तो भाई आपके लिए तो सिंपल है, बोथ ग्रुप ही देना है। एक साल दे के अगर आप एक ही मॉड्यूल दोगे तो भाई कोर्स कब कंप्लीट करोगे? तो अगर आप डायरेक्टली दिसंबर 24 सोच रहे हो तो बहुत ही क्लियर चॉइस है, बोथ मॉड्यूल के लिए ही आपको जाना है। क्लियर है क्या? अब अगर आप जून 24 सोच रहे हो तो 6 महीने आपके पास है। अब अगर आप कमिटेड हो, मतलब सीएस कोर्स के अलावा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई एलएलबी नहीं, कोई कुछ और कमिटमेंट जहां पे हो, जहां पे आपको टाइम देना पड़ता हो, जिसके एग्जाम्स वगैरह बीच में आ रहे हो, ऐसा कोई भी कमिटमेंट आपका नहीं है, फैमिली का कोई आप पे प्रेशर नहीं है, फैमिली के कोई और कमिटमेंट्स नहीं है, कोई काम नहीं है आपके ऊपर, तो आप बोथ ग्रुप ट्राई कर सकते हो। 6 महीने कम तो है, 6 महीने कम तो है, बट कहीं ना कहीं कुछ बच्चे होते हैं, ये कुछ बच्चों के लिए है, जो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत मेहनती हैं और उनको लगता है कि वो कर लेंगे, उनकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा है। तो अगर आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, अभी तक आपका इतिहास रहा है कि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, तो आप बोथ ग्रुप के लिए ट्राई जरूर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 6 महीने अच्छा खासा समय होता है, प्रोवाइडेड आप पूरे 6 महीने अगर आप यूज करोगे, पूरे 6 महीने यूज करोगे तो ही शायद आप मैनेज कर लो। लेकिन अगर आपके और कमिटमेंट्स हैं, आप अदर कोर्सेज भी कर रहे हो, फैमिली के कुछ काम है, कुछ पर्सनल काम है, कुछ अगर आपके ऊपर और भी कोई बर्डन है, तो आप बोथ ग्रुप मत ही करो, सिंगल ग्रुप के पीछे ही जाओ। सिंगल ग्रुप के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, सिंगल ग्रुप एटलीस्ट आपका अच्छे से पास हो सकता है, तो एटलीस्ट आप फोकस रहेंगे तो सिंगल ग्रुप तो पूरा निकलने का पूरा चांस है। मॉड्यूल 1 आप दे सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल 1 में बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, तो आप मॉड्यूल 1 से स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है क्या? तो थोड़ा आपको अपने आप को एनालाइज करना है, अपने कमिटमेंट्स के बारे में विजुलाइज करना है, जून 24 तक क्या आप पूरा टाइम दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, तो उसके हिसाब से आप सोचिए, ठीक है। एडमिट कार्ड्स जो है वो 10 डेज बिफोर द एग्जाम आते हैं। जून एग्जाम जो होता है वो 1 जून से ही स्टार्ट हो जाता है, तो 1 जून के 10 डेज पहले लगभग 21 मई को ही उसी दिन पे डायरेक्टली आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है इंस्टीट्यूट का, उसमें लिंक रहती है जहां पे जाके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, ठीक है। तो वो एग्जाम के पहले ही आता है, 10 दिन पहले। क्लियर है? अब कुछ मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो जिसके बारे में ज्यादा बच्चे बात नहीं करते, या आई डोंट नो, मतलब वो चीजें बाद में पता चलती हैं, बहुत लेट पता चलती हैं और फिर तब तक आपका नुकसान हो चुका होता है, तो मैं इसीलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 कि मेरे हिसाब से ईटी से कम 10 टाइम्स टफ है सीएस एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक तो रिटर्न है, ऊपर से सब्जेक्ट ज़्यादा है, ऊपर से इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, पासिंग रिजल्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू ईटी। तो ऑल फैक्टर्स अगर आपको कंबाइन करने हैं, कम से कम 10 टाइम्स आपको एफर्ट्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो CSET का जहां रिजल्ट आता है 60-70%, यहाँ पे मतलब सिंगल मॉड्यूल का, एक मॉड्यूल अगर आप दे रहे हो तो 10-15% उससे कम ही आता है, बट ठीक है, 10-15% आप अपर साइड, हायर साइड में ले सकते हो। और जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं एक साथ, बोथ ग्रुप एक साथ दे रहे हैं, एक में पास करना है, तो उसका रिजल्ट आता है सिर्फ 5%, अराउंड 5%, ठीक है। तो मतलब एज लो एज 5% रिजल्ट रहता है फॉर बोथ मॉड्यूल स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर यहां पे आपको कम से कम 2-3 रिविजन्स लगेंगी। सिलेबस क्योंकि इतना वास्ट है, आप पढ़ोगे भूल जाओगे, तो बार बार उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो गई है पर अगर आपने अच्छे से रिविजन नहीं की, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको चीज़ें रिकॉल नहीं होंगी, आधी अधूरी चीज़ें आपको रिकॉल होंगी और आप बहुत ही एवरेज आंसर्स अपने मन से, बहुत ही एवरेज आंसर्स आप लिख के आ जाओगे। उससे क्या होता है ना, एग्रीगेट पास होना बहुत मुश्किल है। देखो काफ़ी बच्चे हैं 40 मार्क्स ले लेते हैं, 30 to 40 सबसे ज़्यादा रेंज होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे 30 to 40 मार्क्स में ही होते हैं। अगर आपको वो बाउंड्री क्रॉस करनी है, 40 से ज़्यादा लाने हैं और आपको एग्रीगेट 50 लाना है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगेंगे, अच्छे आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, पूरा पेपर आपको लिखना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे पूरा पेपर ही नहीं लिख पाते हैं, 70, 75, 80 मार्क्स का ही पेपर सॉल्व कर पाते हैं। तो पेपर भी ज़्यादा सॉल्व होना चाहिए, आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपका सिलेबस का कवरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, नंबर ऑफ रिविजन्स बहुत होनी चाहिए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है सिर्फ 6 महीने में। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोई बताएगा नहीं।
आपको लगेगा बस मुझे एक बार लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, बस लोगों को लगता है प्रिपरेशन मतलब है लेक्चर्स देखना, 6 महीने में तो हो जाएंगे। अरे भाई उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, रिविजन्स करनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्री एग्जाम में टाइम देना पड़ता है, ओडीओपी में टाइम देना पड़ता है, बहुत सारे आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, वहाँ टाइम वेस्ट होता है। तो आपको सारी चीज़ें इनबिल्ट करके सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो 2-3 रिविजन्स कम से कम लगती है। एक मॉड्यूल आप दे रहे हो, कम से कम 1 महीना रिविजन के लिए आपको रखना होता है, और 2 मॉड्यूल दे रहे हो तो 1.5 महीना, तकरीबन 50 डेज तो आपको कम से कम रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी एक आपको समझना है कि 40-50 डेज तो बोथ ग्रुप की रिविजन में लग जाते हैं, उतना पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो सफिशिएंट टाइम आपको रखना पड़ता है आखिरी में फॉर रिविजन्स। फिर है एक फुल सिलेबस पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना पेपर अटेम्प्ट किए डायरेक्टली मेन पेपर देने चले गए तो आप बहुत छोटी छोटी गलतियां करोगे, जिसके वजह से आपका स्कोर 40 के नीचे रह जाता है। तो एक फुल सिलेबस टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, कोई काफ़ी टीचर्स फ्री में विथ आंसर्स पेपर्स देते हैं, आप वो खुद अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर वो सजेस्टेड आंसर्स के साथ आप चेक कर सकते हो। मेन है कि एक माइंडसेट ज़रूरी है कि पेपर के पहले जो प्रॉपर रिविजन्स करनी पड़ती है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी जो प्लानिंग होती है, एक पूरे 3 घंटे बैठ के जो पेपर लिखना होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स कितने मिल रहे हैं वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पेपर कितना छुड़ा पाते हो, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आप पेपर को हैंडल कर पाते हो कि नहीं, वो प्रेशर हैंडल कर पाते हो कि नहीं, आपको टाइम पे चीज़ें रिकॉल हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये मेन है, ये मेन है, ये आपको ज़रूरी आपको पता होना चाहिए मेन एग्जाम्स के पहले। क्लियर है। तो एक फुल सिलेबस पेपर पैटर्न के हिसाब से एक राइटिंग प्रैक्टिस का फुल पेपर अपीयर करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता ही दिया है, प्री एग्जाम को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, फॉर्मेलिटी है, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जो ध्यान है रेगुलर स्टडीज़ पे आपको रखना है, समय पे सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रिविजन के लिए सफिशिएंट टाइम रख पाओ। फिर है कि ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। फिर है कि जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो ICSI का जो पूरा मटेरियल आएगा, जो मैंने आपको कहा कि 600 पेजेस से लेके 2-3 सब्जेक्ट के तो 1000 पेजेस तक के भी स्टडी मटेरियल है, तो वो आपको कवर करना है, क्योंकि बीच बीच से इंस्टीट्यूट कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मॉड्यूल का कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में आपको मिलेंगे काफ़ी नोट्स मिलेंगे 200 पेज के, 150 पेज के, वो रेगुलर नोट्स नहीं होते कभी भी, वो रिविजन नोट्स होते हैं। तो रिविजन नोट्स से काफ़ी लोग रेगुलर पढ़ाई करते हैं, बस वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो मत करना। 200-250 पेज की रेगुलर स्टडी कोई मायने नहीं रखती है, इट इज़ नॉट फ्रूटफुल। कम से कम 500, 600, 700 मतलब स्टडी मटेरियल का 80-90% मिनिमम आपको कवर करना है, मिनिमम। कोशिश तो पूरे की करनी है, बट यस मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी चीज़ें दी होती हैं, वो थोड़ा सा टीचर के जजमेंट के हिसाब से माइनर चीज़ें अगर आपने स्किप कर भी दी तो इतना रिस्क नहीं होता है, बट एटलीस्ट 80-90% स्टडी मटेरियल कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लो कवरेज रिकमेंडेड नहीं है, काफ़ी बच्चे सिर्फ आधा स्टडी मटेरियल कवर करके आते हैं, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। 50-60% बहुत कम होता है, 85-90% आपको कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि पॉसिबल है। क्लियर है क्या? तो ये सारे बातें हैं जो अभी आपको समझ में आएंगी, तो मैंने अभी आपको बता दी है। बहुत सारी और बातें हैं आपसे करूंगा मैं, ये जर्नी में आपके साथ रहूंगा, आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा, गाइडेंस दूंगा, रिमाइंडर्स दूंगा, ICSI के अनाउंसमेंट्स आपको बताऊंगा, और जो मैं आपको अभी से ही कमिट कर रहा हूँ कि मैं ODOP के बारे में आपको बताऊंगा, प्री एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, और एग्जाम फॉर्म्स कैसे भरने होते हैं, क्या होता है, सब मैं आपको टाइम टू टाइम बताते जाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नए बच्चे हो, पहली बार ये वीडियो किस्मत से आप देख रहे हो, तो आप चैनल ज़रूर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इससे मुझे समझ में आएगा कि कितना आप प्यार दे रहे हो, तो उतने ज़्यादा वीडियोस आगे आपके लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। फटाफट रजिस्ट्रेशन के बारे में आप सोचें, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट अरेंज करें, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका भी मैं एक वीडियो अलग से आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।